हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मायानंदन और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं बिहार एसआई सीरीज का डे 4। 3 वीडियोस इससे पहले हमने कंप्लीट किया है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस किए हैं। बिहार करंट अफेयर्स से लेके बिहार स्टैटिक जीके तक हमने कवर किया है वहाँ पे, और रोज का 10-15 क्वेश्चंस हमने करंट अफेयर्स का भी वहाँ पे कंप्लीट किया है। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। इसमें मैंने आज बिहार का करंट अफेयर्स जो भी जैन से लेकर नवंबर तक में जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे उसका 15 क्वेश्चन मैंने कल वाले वीडियो में डाला था, और रेस्ट क्वेश्चंस जो है वो आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। मैंने आज करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस को स्किप किया है। 1 बाय 1 सारे स्लाइड्स देख लेते हैं। टोटल 32 स्लाइड्स हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेन पेपर लेके बैठिएगा फ्रेंड्स, और जो भी आपको नोटेबल लगे उसको प्लीज़ आप पेन डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार करंट अफेयर्स से। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, आई मीन इस सीरीज को। और आज के दिन का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की लेखक कौन है? तो ये निर्जा चौधरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में जाति आधारित संरक्षण फिर से शुरू करने का आदेश किसने दिया है? तो ये पटना हाई कोर्ट ने दिया है। और बिहार में रोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 19 बेरोजगारी। वही मैंने रोजगारी पढ़ लिया, मुझे लगा मैं कुछ गलत पढ़ रही हूँ, फिर देखा ये बेरोजगारी है। बेरोजगारी दर बढ़कर जो है ये 19.1% हो गई है। कृषि की चौथी रोड मैप कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये बिहार में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट स्लाइड है। बिहार की कृषि की चौथी रोड मैप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च की गई है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में बिहार के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो ये निशी कुमारी को और सौरभ सुमन को सम्मानित किया गया है। फिर 13 बैडमिंटन इंटरनेशनल जो थाईलैंड के पटाया में हुआ है उसमें बिहार के किसने मेडल जीता? माफ कीजिएगा, तो ये सैटेलाइट प्रमोद भगत और सुक्रांत ने जीता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती। ये सैटेलाइट आई थिंक यहाँ नहीं है, ये नाम के साथ सूट नहीं होता है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। प्रमोद भगत एंड सुक्रांत ने जीता है। सरस्वती फिल्म फेयर अवार्ड में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता घोषित किया गया है? तो ये पंकज त्रिपाठी जी को किया गया है। नेक्स्ट है भगवान महावीर आयोग विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पावापुरी में स्थित है। और ये क्वेश्चन आई थिंक सो कल हमने देख लिया था, इसलिए आज इसको मैं स्किप कर रही हूँ। 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है, जो कि कहाँ है? बिहार में। कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने वो भी इंक्लूड करा है जो वैसे तो बिहार स्टैटिक का पार्ट हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, इसलिए हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस विभाग ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? शिक्षा बोर्ड। गाइस, अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए, पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, तो अगर कोई कमी इस वीडियो में नजर नहीं आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि हमारे जो मेहनत होती है ये 3-4 घंटों की मेहनत का सबसे अच्छा रिटर्न होता है जब आप कमेंट देते हैं या फिर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में गंगा नदी से कटाव हो रहा है, रोकने के लिए कौन सा रोड मैप बनाया गया है? तो भागलपुर और कटिहार रोड मैप। ओके, राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपायर अवार्ड मानक योजना के तहत किस छात्रा को चयनित किया गया है? यहाँ पे आई थिंक कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स है, उसको आप इग्नोर करिएगा। किस छात्रा को चयनित किया गया है? तो ये किया गया है निहारिका कुमारी को। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अरुण कुमार झा को सम्मानित किया गया है, और ये मधुबनी जिले से हैं। बिहार में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया जा रहा है, यह किस जिले में है? तो ये गया जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किसको गोल्ड मेडल दिया गया है? तो ये राजन महतो को दिया गया है। किसमें? जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ओके, बिहार में किसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये मरचा चावल को दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। बिहार से कौन सी ऐसी महिला है जो 36 घंटे में माउंट के लिए भारतीय महिला बनी है? तो ये लक्ष्मी झा बनी है, जो कि सहरसा से है। और शाहिद कृपा साहनी का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो ये 16th स्थान रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब लागू किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इससे रिलेटेड, कृषि रोड मैप से रिलेटेड है, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक एशियाई विकास बैंक ने $295 मिलियन का सबको कुछ सुधारने के लिए ऋण दिया है। ठीक है, यह किस राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया है बिहार को। ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ऑब्वियसली नवादा में स्थित है। और कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये कहाँ है? ये दरभंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये गोपालगंज में किया जाएगा। और बिहार के 41वें राज्यपाल कौन और कब नियुक्त किए गए हैं? 41 में नहीं, 41वें। फागुन चौहान के स्थान पर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया है। और वर्ष 2023 में बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ओके, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को कितनी सहायक राशि देगी? तो ये 25,000 देगी। मंथली या ईयरली? ऑब्वियसली यार ये ईयरली मिलने वाला है, मंथली तो मिलेगा नहीं। मार्च 2023 में ओटीपी के नाटक में आयोजित 18th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये पीयूष राज ने जीता है। अब ये तो था बिहार का जो करंट अफेयर्स वगैरह था, वो हमने कवर किया है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बार बार दिखते हैं, तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सीमा रेखाएं हैं, और 1 by 1 जो भी इंपॉर्टेंट है और जो बार बार पूछे जाते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा रेड क्लिफ रेखा। ये क्या है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सेकंड है हिंडनबर्ग रेखा, जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। थर्ड है डुरंट रेखा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। फोर्थ मैकमोहन, भारत और चीन के बीच में, और 700 मील लंबा है ये। ओके, फिफ्थ है मैगीनॉट रेखा, जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में, और सिक्स्थ है मैनेरहाइम रेखा, जो कि सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में। ये याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है एटना, जो कि यहाँ पे ये हमने रिवीजन कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्टिव वोल्केनोस, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि काफी जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं इंडिया में भी और नेपाल में जो आया है, जिससे काफी क्षति पहुंची है नेपाल को। वैसे तो उनको आदत हो गई होगी क्योंकि हमेशा ही आता रहता है। चलिए, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यूज में काफी रहता है जो अर्थक्वेक्स है वो, और अभी काफी अभी रहा है। तो 1 by 1 सारे के सारे जो एक्टिव वोल्केनोज हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो न्यूज में रहा है वहां से गाइस 1-2 मार्क्स से क्वेश्चंस आपको दिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। फर्स्ट क्या है? तो ये एटना जो है ये एक्टिव वोल्केनो, दिस साइड एक्टिव वोल्केनो, और ये कहाँ है? वो प्लेस का नाम, तो ये इटली में है। माउंट रुआपेहू जो है वो न्यूजीलैंड में है, एंड असामा जो है वो जापान में है, और स्ट्रम्बोली जो है वो इटली भूमध्य सागर इसका पॉइंट है। और फिफ्थ जो है ये माउंट बेकर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है कैमरून, ये जो है ये कैमरून में है, और इरेबस अंटार्कटिका में। मोना लोआ काफी इंपॉर्टेंट है, हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में, और व्रेनगेल पर्वत अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोयल, परसेंटेज क्या होता है। सबसे शुद्ध कोयले की अगर बात करें तो दैट वन इज एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें 90 to 95% ये पाया जाता है, कोयल पाया जाता है। बिटुमिनस में वहीं पे 55 to 80% पाया जाता है। लिग्नाइट में 40 to 55% पाया जाता है,
और सबसे कम जो होता है वो पीट में पाया जाता है, जो कि 40% से कम पाया जाता है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब आज के सीरीज का सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपका होने वाला है ये वाला, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ये कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। हमने सिर्फ महाराष्ट्र और राजस्थान का कवर किया है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार, इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो नेवासा से क्या मिला है, नेवासा आई मीन ये सब का सब जो स्थल है ये कहाँ से कनेक्टेड है, तो ये महाराष्ट्र से है। ओके, नेवासा से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है लाल मिट्टी के बर्तन पर काले रंग के डिजाइन। फिर नवदा टोली से क्या मिला है, चित्रित काले मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं और दायमाबाद से सबसे लार्ज सबसे बड़ा यह स्थल है ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जिसमें कलश के को घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिला है और बहुत जगह पे कलश में जो मृत्यु के बाद जो दाह संस्कार की चीजें होती हैं वो उसमें रखने का प्रमाण मिला है। और कलश को रखने का प्रमाण कैसे मिला है, तो चारों तरफ से वॉल टाइप स्ट्रक्चर्स बना के और उसके बीच में रखने का प्रमाण मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनाम गांव, जो कि गोलाकार गड्ढों वाले मकान के लिए और कच्ची मिट्टी के मकान के लिए प्रसिद्ध है, वो मिला है वहां पे। और जो राजस्थान से रिलेटेड है ताम्रवती, यहाँ पे काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे मिले हैं। आई मीन ये काला पॉट और यहाँ पे जो भी डिजाइन्स हैं वो क्या है, सफेद रंग से मिले हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाता है। मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करना भूल गई हूँ, ट्रांसलेट करना भूल गई हूँ, बट कोई नहीं, जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी में ही होगा, तो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले तो देखना है कि ये किन के टाइम में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हुआ था और कभी से स्टार्ट किया गया था, कभी फाउंड किया गया था, मार्च 1950 में स्टार्ट किया गया था। अब ये सारी चीजें आप भूल जाइए। अब यहाँ से फर्स्ट आपको याद रखना है, पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो जो प्लानिंग कमीशन था उनके उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो ये कौन थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जो है 2014 में नीति आयोग में डिसॉल्व हो गया। आई मीन प्लानिंग कमीशन का ही नाम हो गया क्या, तो नीति आयोग। ओके, बस इसके अलावा इस स्लाइड में और भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। टाइमिंग सबका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में ये टाइमिंग देखने को, मैच करने को मिलता है। तो 1951 से लेके 1956 तक ये चला था और ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, हैरोल्ड डोमर मॉडल। ओके, मेन फोकस क्या था, ऑब्वियसली इंडिया इज एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ही मेन होगा फोकस फर्स्ट प्लानिंग कमीशन का, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, सॉरी। तो यहाँ पे सक्सेसफुल ग्रोथ रेट क्या था, टारगेट जो था फ्रेंड्स ये 2.1% था, लेकिन ग्रोथ रेट जो अचीव किया गया था वो 3.6% था। और उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद ही ये जो आप 5 IITs देखते हैं वो आपको मिला था। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड देखने वाले हैं। तो सेकंड का जो टाइमिंग होगा ये क्या है, 1956 से लेके 1961 तक, अगेन अंडर जवाहरलाल नेहरूज लीडरशिप। और जो ये मॉडल था जिसपे बेस्ड था PC महालनोबिस मॉडल। और 1953 ये आप याद रखेंगे, इतना जरूरी नहीं है, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है मेन फोकस जो था फर्स्ट वाले में क्या था, फर्स्ट वाले में था एग्रीकल्चर। ओके, और इसका मेन फोकस इसका सेकंड वाले का क्या था, तो सेकंड वाले का था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, फिर यहाँ पे देखिए कि 4.5 अचीव करना था, 4.27% इसको अचीवमेंट ग्रोथ रेट मिला था। ओके,
में आई थिंक ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड 5 ईयर प्लान में देख लेते हैं। इट वॉज क्रिएटेड बिटवीन, ये जाने दीजिए आप, 1961 से लेके 1966 तक इसका टाइम पीरियड आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन क्या कर लीजिए, हम रिवीजन कर रहे हैं, आप सबने इन सबको पढ़ा ही होगा। ओके, सो ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हुआ था। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम में कौन कौन सा 5 ईयर प्लान रन हुआ था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो हमने देख रखा है। ओके, दिस प्लान इज ऑल्सो नोन एज गाडगिल योजना, गाडगिल मॉडल, गाडगिल योजना के नाम से थर्ड 5 ईयर प्लान को भी जाना जाता है। ओके, और ये जो DR गाडगिल थे, डॉक्टर गाडगिल थे, ये कौन थे? तो ये डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन थे, योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन थे। फिर यहाँ पे देखना है कि इसमें इसका मेन एम क्या था? इकोनॉमी को बूस्ट करना था, एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना था, और वीट प्रोडक्शन, ये मेन रखिएगा, वीट प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देना था। मेन चीज़ यही था। लेकिन इसमें जो ग्रोथ रेट था वो उतना अचीव नहीं हुआ था। वैसे तो टारगेटेड ग्रोथ रेट था 5.6%, लेकिन अचीव किया गया था थर्ड 5 ईयर प्लान, जिसको आप गाडगिल मॉडल के नाम से भी जानते हैं, 2.4%। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न सबसे पहले तो ये था 1962 में जो वार हुआ था एंड 1965 में जो इंडो पाकिस्तान वार हुआ था, ये दोनों ही चीज़ें इसकी मेन रीज़न थी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के बाद आता है प्लान हॉलीडेज। आई मीन इस बीच में कोई योजना नहीं थी, जो कि 1966 से लेके 1969 तक चली थी। ओके, ये 3 इयर्स एनुअल प्लान था और इसको नाम क्या दिया गया? प्लान हॉलीडेज। ओके, यहाँ पे क्या था कि जो भी पीछे में जो भी फर्स्ट हमने देखा है कि सिर्फ फर्स्ट में ही जो टारगेटेड ग्रोथ था उसको अचीव किया गया था, टारगेटेड रेट था उसको अचीव किया गया था, सेकंड और थर्ड में नहीं किया गया था। उन्हीं सारी चीज़ों को, उन्हीं का रिस्पांस था ये, और जो भी चीज़ें फेल हुई थी उसके वजह से ये प्लान हॉलीडेज लाया गया था। थोड़ा सा आप समझिए तो इसको विराम दिया गया था। तो एक रीज़न और भी था जो इंडिया पाकिस्तान का, और ये जो दो वॉर हुआ था जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा है कि 1962 में चाइना एंड 1965 में पाकिस्तान से, उस वजह से जो क्षति पहुंची थी इकोनॉमी को, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैंने कहा कि इसको फुल स्टॉप लगाया गया था। आई मीन फुल स्टॉप नहीं लगाया गया था, आप इसको कॉमा समझ सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ टर्म के लिए इसको रोका गया था। सो यहाँ पे जो है इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर को बराबरी का दर्जा दिया गया था, बराबर तरीके से इस पे देख रेख किया गया था। उसके बाद जो आपको याद रखनी है बातें कि रुपी डिवैल्यूएशन, आई मीन रुपये का जो डिवैल्यूएशन होता है, गिरावट होता है, वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था किसमें? तो प्लान हॉलीडेज में। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हो गया था किसके बाद? तो प्लान हॉलीडेज के बाद। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फ्रेंड्स उसके बाद क्या था हमारा? प्लान हॉलीडेज था। उसके बाद फोर्थ जो है हमारा, फिफ्थ नहीं होगा क्योंकि फोर्थ में कोई नहीं था, फिफ्थ में था। फोर्थ हमारा क्या था? 1969 से लेके 1974। इसमें मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, ये क्या था? और जो मेन था, जो भी चीज़ें अभी तक हुई थी उसको एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन था। स्टेबिलिटी देना, उसको एक स्टेबल तरीके से उन सारी चीज़ों को रन करना था, और जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उसको इकोनॉमिकली और ज़्यादा साउंड करना था। मेन जो इस टाइम में किया गया, 14 मेजर बैंक्स जो है उसको नेशनलाइज किया गया इस टाइम में, फोर्थ 5 ईयर प्लान में, और ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया। सो 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर और बांग्लादेश रिबेलियन वॉर हुआ। उसके बाद फिर वन ऑफ द प्लान्स मेजर गोल वाज
इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। तो फोर्थ में आपको क्या याद रखना है, 14 नेशनलाइजेशन बैंक के, और जो आपका फैमिली प्लानिंग था वो किस में था, फोर्थ 5 ईयर प्लान में। और उसके बाद ये 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर इसी टाइम में हुआ था। ये प्लान फेल हो गया, 3.3% इसका ग्रोथ रेट अचीव हुआ था, जो कि एम था 5.7% का, और इसका रीजन आपने ऊपर देख लिया ये ऐसा हुआ क्यों था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में देखते हैं, ये 1974 से लेके 1978 तक चला, ठीक है। यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड डिफेंस। एम्प्लॉयमेंट रोजगार, जस्टिस न्याय, एग्रीकल्चर जो खेती है, एग्रीकल्चर आउटपुट्स एंड डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें थी उस पे ज्यादा बढ़ावा दिया गया, उन चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया। अब 1975 में इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में चेंज लाया गया, ठीक है। और 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो पूछा जाता है, वो किस में स्टार्ट किया गया था, तो 1974 से लेके 1978 तक जो 5 ईयर प्लान चलाया गया था, हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान, उसमें स्टार्ट किया गया था, उसमें ये 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और MNP मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है ना, ये भी स्टार्ट किया गया था। नेशनल हाईवे सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, और सक्सेसफुल ग्रोथ रेट अचीव किया, ठीक है, 4.8। एम क्या था, 4.4। तो आप ये देखिए कि फर्स्ट जो है वो हमने ग्रोथ रेट अचीव किया था, और फिफ्थ में हमने ग्रोथ रेट अचीव किया था, ओके। द फ्रेशली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट पुट एंड इन टू दिस स्कीम इन 1948। 1948 में ही 1978 में ही क्यों खत्म कर दिया गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जो है ना, ये 1978 से लेके 1990 तक। फिर ये जो है रोलिंग प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया, किसके द्वारा, ये रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा 1980 में। एंड न्यू सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे, 1980 होगा, ना कि 1990 होगा, 1980 होगा, ओके। फिर यहाँ पे देखते हैं सिक्स 5 ईयर प्लान जो है वो क्या था। तो सिक्स 5 ईयर प्लान में हमें देखना है कि ये इंदिरा गांधी की लीडरशिप में हुआ था। फर्स्ट 3 हमने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिफ्थ किसका था, तो आपको याद होना चाहिए, एंड 6 में हमने देख लिया इंदिरा गांधी। और ये 1980 से लेके 1985 तक, आई मीन फुल टेन्यूर चला ये। इस प्लान का मेन एम क्या था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था। उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का नारा, पॉवर्टी को हटाना था, और टेक्नोलॉजीज को बूस्ट करना था, टेक्नोलॉजीज को सेल्फ सफिशिएंट बनाना था, आत्मनिर्भर बनाना था। यहाँ पे इसमें जो है ये मेन पूरी तरीके से फोकस्ड था, फुल्ली फोकस्ड था ग्रोथ मॉडल पे, और टारगेट रेट जो था इसका 5.2% था, बट रियली में 5.7% अचीव किया गया इस सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के। नेक्स्ट है 7th 5 ईयर प्लान। इसमें 1985 से लेकर 1990 तक चला। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम में, ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। और उसके बाद आपको याद रखना है कि मेन फोकस था फूड पे, वर्क पे, प्रोडक्टिविटी पे, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। और प्राइवेट सेक्टर को इस बार ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद मेन जो इसका एम था वो मेन जो इसका टारगेट था वो 5.0% था, लेकिन इसका एंड हुआ, समापन हुआ बहुत अच्छी तरीके से 6.01% पे, ओके। नेक्स्ट है एनुअल प्लान, दैट वन इज फ्रॉम 1990 टू 1991, और 1991 से लेके 1992 ये
2 टाइम इसमें आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ पूछने की इसमें गुंजाइश नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिले हैं। फिर इसके बाद देखते हैं 8th 5 ईयर प्लान, जिसमें क्या है, इसका टाइम इम्पॉर्टेंट है 1992 से लेके 1997 तक। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे पहले एनुअल प्लान और इसके टाइम में कुछ हेरा फेरी, कंटिन्यू 5 इयर्स नहीं आ रहा है ना, तो जहां जहां ब्रेक हो रहा है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होती है। सो 8th 5 ईयर प्लान जो है, 8th 5 ईयर प्लान में पीवी नरसिम्हा राव इस वक्त लीडर थे और ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ावा दिया गया, एम्प्लॉयमेंट को, एजुकेशन को, पब्लिक हेल्थ को, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। ओके, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो लॉन्च किया गया नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा, और हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट जो है ना वो 6.8% था, सबसे ज़्यादा था, और जो 5.6% ग्रोथ रेट था उससे भी ज़्यादा था। 9th 5 ईयर प्लान में देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1997 से लेके 2002 तक था, और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस वक्त। मेन एम इसका जो एम था वो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी था, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस मेन था इसका। और इसका जो है 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, मतलब 50वीं जो इंडिपेंडेंस डे थी उस पे इसको लॉन्च किया गया था। टारगेट ग्रोथ रेट जो था वो क्या था, 5.6%, ठीक है, सॉरी, टारगेट ग्रोथ रेट जो था वो 6.5% था, इसका जस्ट अपोजिट 5.6% जो है वो अचीव किया गया। 10th 5 ईयर प्लान में क्या था, 2002 से लेके 2007 तक चला था। अगेन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और उसके बाद मनमोहन सिंह इसके लीडर थे। फिर मेन इसमें आपको देखना है कि पॉवर्टी रेट को कम करना था 2012 तक 15% से, और ग्रोथ रेट जो है वो 8.0% था, लेकिन पहुंचा कितना, तो 7.6%। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से लेके 2012 तक चला, एंड मनमोहन सिंह की उस वक्त गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थे वो। सी रंगराजन जो है वो उनके द्वारा इस प्लान को रेडी किया गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मेन फोकस था ग्रोथ रेट को और बढ़ावा देने के लिए। जो भी ग्रोथ रेट्स हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी सेक्टर में जो काम हो रहा था, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, उसको उसके ग्रोथ रेट को बढ़ावा देना। और यहाँ पे 8% जो था, 9% इसका जो हमें टारगेटेड ग्रोथ रेट था वो अचीव करना था, लेकिन 8% जो था वो अचीव किया गया था। नेक्स्ट है 12th 5 ईयर प्लान, एंड ये लास्ट 5 ईयर प्लान था, उसके बाद नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया, जैसा हम सब जानते हैं। सो 2012 से लेके 2017 तक मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, और मेन फोकस जो था ये फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ था, अगेन जो पहले वाले में था, और ग्रोथ रेट जो था वो 8% था। तो ये आज टोटल हमने जो 12th 5 ईयर प्लान है वो सारी की सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करी हैं, और यकीन मानिए जो भी स्लाइड्स हमने कंप्लीट किए हैं, मैं ज़रूर स्लो हूँ क्योंकि थोड़ा टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, बट ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। सो सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।